हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 के इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल साइकिल के बारे में समझने वाले हैं। और इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है बायोलॉजी का, तो इसको आप ज़रूर पढ़िए। नीट के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं सेल साइकिल से। और इसमें हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में समझेंगे। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक एनाफेज के बारे में। इससे पहले हम लोग सेल साइकिल में मेटाफेज और प्रोफेज और मेटाफेज, ठीक है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और हमने देखा था कि सेल साइकिल में दो फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, इंटरफेज और एम फेज होता है। एम फेज यानी माइटोटिक फेज या मियोटिक फेज। ठीक है, तो मियोटिक भी हो सकता है, माइटोटिक भी। तो इसी में हम लोग प्रोफेज में पढ़े थे, इंटरफेज में पढ़े थे प्रोफेज मेटाफेज। अब हम लोग समझेंगे एनाफेज के बारे में। तो एनाफेज क्या होता है? अगर हम एनाफेज के बारे में देखें, एनाफेज क्या होता है? एनाफेज जो होता है ये मेटाफेज के बाद आता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है पोल के साइड। ठीक है, क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है पोल के साइड, यानी अवे फ्रॉम द सेंटर। पहले क्या हुआ था कि पहले सेंटर पे मेटाफेज के लास्ट में, लेट मेटाफेज तक, ये क्रोमोसोम मिडिल में आ गए थे, इक्वेटर में आ गए थे। ठीक है, यानी सेंटर में आ गए थे। और अब इस फेज में, एना फेज में क्या होंगे? क्रोमोसोम जो होंगे वो अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द इक्वेटर जाएंगे, यानी कि पोल की तरफ जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एना फेज। ठीक, एना मतलब टर्मिनल, और फेज मतलब ये क्रोमोसोम की जो मूवमेंट हो रही है, तो उसकी स्टेज जिसमें क्रोमोसोम टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, दोनों पोल की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो एना फेज जो होता है ये हमारा फेज जो है मेटाफेज के बाद आता है। और इसमें जो क्रोमोसोम इक्वेटर पे थे, अब वो कहाँ पे जाते हैं? पोल की तरफ शिफ्ट होते हैं ना। तो इसमें एक बार देख लेते हैं, ऑनसेट ऑफ एनाफेज इज क्रोमोसोम अरेंज इन मेटाफेज ना। जब एनाफेज का ऑनसेट होता है, जब एनाफेज होता है, तो क्रोमोसोम क्या होता है? जो भी मेटाफेज पे था वो स्प्लिट हो जाता है, और दो डॉटर क्रोमेटिड्स जो होते हैं, ठीक है, डॉटर क्रोमोसोम्स, ये फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो इनका माइग्रेशन होता है टुवर्ड द अपोजिट पोल, से अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है कि इसके क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे, और क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे। ये जैसे क्रोमोसोम बना था पूरा, तो क्रोमोसोम जो था इस तरह का टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर था। ठीक है, दो बाइवेलेंट इसमें जुड़े हुए थे, दो क्रोमेटिड इसमें जुड़े हुए थे। तो दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे और अलग अलग पोल पे चले जाएंगे। ठीक, तो इस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखता है। अगर हम लोग देखें, ये देखो ना, बीच में जितने भी थे ये सब अलग अलग हुए, बीच में क्रोमोसोम थे, अब वो अलग हो गए, डॉटर क्रोमेटिड के फॉर्म में अलग हुए हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम डॉटर क्रोमेटिड के फॉर्म में अलग अलग हो जाएंगे, और ये पोल के साइड आ जाते हैं। इस तरह से किनारे आ गया ना, दिख रहा बलून के जैसे स्ट्रक्चर ये दिख रहा, जो ये क्रोमोसोम है। तो ये दोनों पोल के किनारे किनारे के साइड आ गए। तो ये हमारा एनाफेज है। ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। फिर से वही चीज़ लिखिए कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट के अवे मूव करते हैं। और सेंट्रोमियर जो होगा ये पोल की तरफ जाता है, जिसकी वजह से इसके एजेस यानी आर्म्स भी जो होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो पोल की तरफ जाते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यानी अगर इसको आप देखें, ये वाले स्ट्रक्चर मेटाफेज के लास्ट में, तो क्या था? यहाँ पे सेंट्रियोल था, सेंट्रोसोम था, उससे एस्टर रेज वगैरह बनी थी। और ये एस्टर रेज जो है सेंट्रोमियर से ज्वाइन जब हुई थी एस्टर रेज। ठीक है, यहाँ पे एस्टर रेज जो है सेंट्रोमियर से ज्वाइन हुई थी, और यहाँ पे जो है इसके स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बने थे। तो इन्होंने क्या किया था? इसको क्रोमोसोम को खींचना चालू किया, पुल किया। ठीक है, इसको ड्रैग किया इसकी तरफ, पोल की तरफ ना। तो ये ऊपर वाले ऊपर की तरफ गए, और नीचे वाले साइड जो थे वो नीचे की तरफ, सेंट्रियोल की तरफ गए ना। इस तरह से ये ड्रैग हुए। तो जब ड्रैग हुए तो ये सेंट्रोमियर आगे आगे जाएगा, और ये दोनों इसके पीछे रह जाएंगे, एजेस ना। तो ये सेंट्रोमियर आगे हो जाएगा, और इसके एजेस जो है पीछे, इसके आर्म्स जो है पीछे लटके रहेंगे क्रोमोसोम के। ठीक है, उसी तरह से नीचे वाला जो है नीचे जब जाएगा तो उसके सेंट्रोमियर आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये स्पिंडल जो है सेंट्रोमियर पे बाइंड है, और इसके दोनों एजेस जो होंगे ये पीछे की साइड चले जाएंगे। ठीक, तो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है कि सेंट्रोमियर आगे आगे जाते हैं, और जो उसके क्या रहते हैं, एजेस रहते हैं, आर्म्स रहते हैं, ये आर्म्स जो होते हैं पीछे पीछे ट्रेलिंग करते हैं ना। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, और वहाँ पे आपको पूछ देगा कि क्रोमेटिड, एक स्टेटमेंट हो सकता है दे दे कि क्रोमेटिड आगे आगे मूव करते हैं और सेंट्रोमियर पीछे रहते हैं, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा फिर ना।
इसमें क्या सेंट्रोमियर आगे आगे मूव करेगा और क्रोमेटिड पीछे रहेंगे। एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग की इवेंट्स, ठीक है। इसमें कुछ की इवेंट होते हैं। एनाफेज स्टेज अगर आप देखें तो इसमें कुछ की इवेंट भी होते हैं। और जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, क्लास में अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइए, यस लिख के अपनी अटेंडेंस लगा दिया कीजिए, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा हो तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं की इवेंट्स की। तो की इवेंट्स में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, ठीक है। सेंट्रोमियर अलग अलग हो जाएंगे और क्रोमेटिड्स भी अलग अलग हो जाएंगे और दोनों पोल की तरफ मूवमेंट करेंगे। क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ ये क्रोमेटिड जाते हैं। दोनों क्रोमेटिड जो है अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं ना। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एनाफेज क्या था, जब हम लोग एनाफेज की बात कर रहे हैं, और ये फेज जो है एनाफेज हमने पढ़ा था प्रो फेज में 5 फेजेस होते हैं, या उसको कह सकते हैं 4 फेज होते हैं, ठीक है। जो इंटरफेज हमारा होता है, इंटरफेज में 4 फेजेस होते हैं, प्रो फेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। इस तरह से 4 फेज होते हैं। तो अभी हम लोग एनाफेज की बात कर रहे हैं ना। एनाफेज में क्या है कि क्रोमोसोम जो है वो किसकी तरफ आ रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो सेंटर से, इक्वेटर से, क्योंकि मेटाफेज में इक्वेटर पे अरेंज रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने ये देखा नहीं कि ये क्रोमोसोम जो है मेटाफेज पे कैसे आया था, इससे पहले के लेक्चर से आपने देखे हैं, तो एक बार इस लेक्चर को देखने के बाद आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा कि इसमें ये जो क्रोमोसोम है ये इक्वेटोरियल प्लेट पे कैसे आए हुए हैं, ठीक है। एक बार चाहे तो आपको हम रिवाइज करा देते हैं यहाँ पे कि ये बीच में कैसे आए। पहले देखो, पहले सिर्फ क्रोमेटिन नेटवर्क था। जब हम बात कर रहे थे इंटरफेज की स्टार्टिंग की, जब प्रोफेज था तो उसमें सिर्फ क्या था, क्रोमेटिन नेटवर्क था। और ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है ये कंडेंस होता है, तो क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होता है और ये क्या बनाता है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। अब ये क्रोमोसोम बनाया, फिर यहाँ पे न्यूक्लियोलस वगैरह डिसअपियर हो गए, सारे सेल ऑर्गेनल वगैरह डिसअपियर होने लगे। इस तरह से सेंट्रियोल बचता है, और सेंट्रियोल जो होते हैं सेंट्रोसोम दोनों साइड ये एस्टर रेस बना देते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं, ठीक। और क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर पे ये बाइंड करते हैं थ्रेड के जैसे, जैसे नहीं टॉय वगैरह को आपने देखा होगा कि गांव देहात में, आप पुराने टाइम में टॉयज वगैरह को थ्रेड बांध के हाथ पे उससे नचाया जाता था, ठीक है। कठपुतली का खेल जिसको बोलते थे, ठीक है। तो उस तरह से ये यहाँ पे करते हैं एस्टर रेस भी, ये ड्रैग करते हैं क्रोमोसोम को वहाँ पे उससे बांध के, ठीक है। स्पिंडल फाइबर से उसको पकड़ लेते हैं और उससे फिर ड्रैग करते हैं किनारे के साइड, ठीक है। पहले तो ये बीच में लेके आएंगे ना, ये स्पिंडल फाइबर से जो बांध के इसको रखा है, सपोर्ट किया, तो पहले इसको बीच में लेके आएंगे क्रोमोसोम को यहाँ पे, कि सेंट्रियोल और जो सेंट्रियोल्स होते हैं स्पिंडल फाइबर के थ्रू इसको क्रोमोसोम को प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पे लेके आते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जब ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएगा तो अब एनाफेज में क्या किया जाएगा, इसको फिर से किनारे के साइड से शिफ्टिंग की जाएगी, यानी इसमें मेटाफेज में ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए। मेटाफेज की ये पहचान होती है, ठीक है, कि इक्वेटर। अच्छा, आप अगर आपने इससे पहले का लेक्चर देखा हो तो शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे कि मॉर्फोलॉजी के लिए सबसे अच्छी स्टेज कौन सी होती है। अगर हमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है, क्रोमोसोम कैसा दिखता है उसके बारे में स्टडी करनी है, क्रोमोसोम के फीचर की स्टडी करनी है, तो उसके लिए सबसे अच्छी स्टेज कौन सी होती है, ये आपको कमेंट करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्रोमोसोम की स्टडी की सबसे अच्छी स्टेज कौन सी होती है, ठीक है। बेस्ट स्टेज सूटेबल फॉर मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो एनाफेज में क्या हुआ कि ये क्रोमोसोम जो है पोल्स पे आ गए, दोनों साइड पोल्स पे किनारे किनारे आ गए। अब इसके बाद इसमें जब ये किनारे किनारे आते जाते हैं, पोल्स पे आते जाते हैं, तो इनका सेंट्रोमियर आगे आगे जाएगा और इनके दोनों जो आर्म्स होंगे वो पीछे पीछे लटके रहेंगे, ठीक। इसके बाद क्या होगा, क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल। क्रोमेटिड जो है क्रोमोसोम सेपरेट होकर उसमें से क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। तो एनाफेज में बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि इक्वेटर साइड के वो क्रोमोसोम पे चले जाते हैं, जो भी क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ उसमें से, क्रोमेटिड्स अलग अलग हुए और वो अपोजिट पोल पे चले गए। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं टीलोफेज की, ठीक है। टीलोफेज क्या होता है, ठीक है, ये फाइनल स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में यानी इंटरफेज का जो इंटरफेज में जब हम लोग सेल डिवीज़न पढ़ते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरफेस पढ़ते हैं, तो उसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न, ठीक है। ये सब जितनी भी चीज़ें हो रही है, क्रोमोसोम का सेपरेशन वगैरह, तो ये न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है। और न्यूक्लियस का डिवीज़न जब हो रहा है तो कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस का डिवीज़न। और इसकी फाइनल स्टेज जो है, इसमें पहली स्टेज थी प्रोफेज, दूसरी थी मेटाफेज, तीसरी थी एनाफेज और चौथी है टीलोफेज, ठीक। तो टीलोफेज स्टेज जो है ये लास्ट स्टेज होती है
कैरियोकाइनेसिस की। इसके बाद न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, टीलोफेज में न्यूक्लियस क्या हो गया, अलग अलग हो गया है। जो ऊपर एक न्यूक्लियस और नीचे एक न्यूक्लियस दिख रहा होगा ऐसे चश्मे के जैसा अगर देखो इसको तो ये अलग अलग हो गया यहाँ पे इसका न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है। अब आपको क्या करना है, साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन पे फोकस करना है कि सेल डिवीजन किस तरह से होता है। तो पहले हम लोग टीलोफेज को पढ़ लेते हैं कि जब न्यूक्लियस डिवीजन की लास्ट स्टेज थी। ठीक है, क्रोमोसोम्स जब पोल पे पहुंच जाएंगे तो ये डिकंडेंस होने लगेंगे। ठीक है, यानी फिर से ये खुलने लगेंगे और क्रोमेटिन के नेटवर्क के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से इनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, लूज देयर इंडिविजुअलिटी ना। ये क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी खो देते, सब आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में कंडेंस हो जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग हुई थी वैसे ही लास्ट में हो जाएंगे। यहाँ पे हमने शुरू में देखा ना स्टार्टिंग कैसे हुई थी, ये सब इस तरह से क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में थे। ठीक है, क्रोमोसोम जो थे पहले क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में थे, इसी के अंदर जो डीएनए होता है, तो न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क जाल के जैसे बना हुआ था सब पूरा। ठीक है, जैसे धागा होता है, थ्रेड जो होता है पतंग वाला, वो उलझा हुआ पड़ा होता है, तो उस तरह से ये भी पड़े हुए थे पहले। ठीक है, पतंग के उलझे हुए धागे के जैसे ये पड़े हुए थे पहले। फिर क्या हुआ, डिकंडेंसेशन, यहाँ पे कंडेंसेशन हुई यानी क्रोमोसोम के फॉर्म में आए। जब क्रोमोसोम के फॉर्म में आ गए, अब फिर से ये डिकंडेंस हो रहे हैं, क्रोमोसोम के फॉर्म में आ गए थे ये। ठीक है, एक्स एक्स टाइप के जो फॉर्म बताए थे आपको, तो क्रोमोसोम के जैसे दिखने लगे थे। अब ये फिर से डिकंडेंस हो रहा है, तो इस तरह से ये फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, फिर से डिकंडेंस हो जाते हैं, यानी वही क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में जाले के जैसे ये बन जाएंगे वापस से। तो इंडिविजुअल क्रोमोसोम, अब ये इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, और क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो पोल के साइड कलेक्ट होकर रह जाता है। ठीक है, अलग अलग पोल पे ये कलेक्ट होकर रह जाएगा। तो ये जो अलग अलग पोल बने थे यहाँ पे क्रोमोसोम कलेक्ट हुआ, और फिर ये अलग अलग इसका जो है क्रोमेटिन नेटवर्क इसके फॉर्म में ये अलग अलग पोल पे कलेक्ट हो गया। तो ये टीलोफेज में क्या होता है, अलग अलग पोल पे कलेक्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटीरियल जो होता है वो अलग अलग पोल पे कलेक्ट हो जाता है। क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी लॉज एंड डिस्क्रीट एलिमेंट। तो ये सब चीज़ें हमें देखने मिली। की इवेंट हम बताए गए कि जो हमारा टीलोफेज होता है इसमें कौन कौन से की इवेंट होते हैं। तो टीलोफेज में कौन कौन से की इवेंट होते हैं ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, क्रोमोसोम में कौन कौन से की इवेंट्स होते हैं, क्या क्या होता है इस टीलोफेज में। क्रोमोसोम क्लस्टर अपोजिट स्पिंडल फाइबर्स पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी लॉस। ठीक है, तो ये अपोजिट स्पिंडल पोल पे ना, अपोजिट पोल पे ये देखो पहले इस तरह से थे, ये कलेक्ट हुए क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे ऊपर नीचे। ठीक है, और फिर ये क्या हो गया, अब क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में आ गए। यहाँ पे ना ये रेनबो टाइप का दिखा दिया, ये ऐसे जाले जैसा नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर पड़ा होगा, तो ये ऐसे नेटवर्क टाइप के स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, ऊपर नीचे। और इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम। न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा, देखो येलो येलो सा दिख रहा है, तो ये न्यूक्लियर एनवेलप है। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप का भी फॉर्मेशन हो जाता है, अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप का भी फॉर्मेशन हो जाता है। और हर एक पोल पे दो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं, हर एक पोल पे क्या होते हैं, दो डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये हालांकि सेल अलग नहीं हुई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, लेकिन न्यूक्लियो जो क्या कह रहे थे हम, कैरियोकाइनेसिस कह रहे थे, तो कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे हो चुका है और न्यूक्लियस अलग अलग हो गया है। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोबारा से बन जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी फिर से जो है सेल ऑर्गेनल अपीयर होने लगेंगे। सेल डिवीजन के बाद फिर से सेल ऑर्गेनल अपीयर होने लग जाते हैं। ठीक, तो ये भी याद रखना है कि जब एक बार सेल डिवीजन हो कंप्लीट हो जाए, न्यूक्लियर डिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगा तो सेल ऑर्गेनल अपीयर होने लग जाएंगे, और फिर सेल डिवीजन के दौरान वो इक्वल पार्ट में दोनों सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से हमने कंप्लीट किया टीलोफेज ना। टीलोफेज क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। टीलोफेज जो है ये इंटरफेज की लास्ट स्टेज है, या हम कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस की फाइनल स्टेज है। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो पोल पे पहुंच चुके होते हैं वो क्रोमोसोम क्या करते हैं, जो पोल पे क्रोमोसोम पहुंचे थे अब ये घुलने लगेंगे। ठीक है, डिकंडेंस जिसको हम बोलते हैं, तो डिकंडेंस होने लगेंगे और इस तरह से उलझे हुए धागे की तरह से इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आजकल पिघल जाती है ना, ठीक है, उसी तरह से ये क्रोमोसोम क्या होंगे, ये जो है डिकंडेंस हो जाएंगे और एक धागे के फॉर्म में आ जाएंगे। या समझ लो एक जैसे रील थी, ठीक है, रील थी वो धागे लपेट के ऐसे रील बनाई गई थी, तो अब जब क्या हुआ, टीलोफेज आया तो ये क्या हो गया, डिकंडेंस हो गया, मतलब वो रील एक तरह से खुल गई, धागे सब उलझ गए एक दूसरे से। तो इस तरह से कंडीशन हो जाती है और क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में आ जाते हैं और क्रोमोसोम अब यहाँ पे ख़त्म हो जाती है क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी। फिर अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम से क्लस्टर बन जाता है
उसके चारों न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है और सेल ऑर्गेनेल वगैरह रीअपियर होने लगते हैं। ठीक है, तो किसका किसका रीफॉर्मेशन दिखाया है, न्यूक्लियोलस का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का और ईआर का। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाला है, यहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लियस बने, क्या बने, 2 डॉटर। तो माइटोसिस में क्या होता है, एक डॉटर न्यूक्लियस, एक पैरेंट न्यूक्लियस से 2 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है, एक पैरेंट न्यूक्लियस से 2 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। और मियोसिस में एक पैरेंट न्यूक्लियस से 4 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है, एक पैरेंट न्यूक्लियस से 4 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। तो ये था टीलोफेज। ठीक है, इस तरह से कैरियोकाइनेसिस खत्म हुआ, जिसमें पहले प्रोफेज था, फिर मेटाफेज था, फिर एनाफेज था और फिर टीलोफेज था। ठीक है, ये 4 फेज थे इसमें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इससे पहले के फेजेस आपको पिछली वीडियो में दिखाए गए हैं, तो उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको समझ भी आ जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन जो होता है वो किस तरह से होता है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है चैनल शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है तो कमेंट करके यह जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन या मूवमेंट एक तरह से हम बोल सकते हैं, तो डिवीजन जनरली हम लेते हैं। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, सेल का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन। ठीक है, तो माइटोसिस में क्या हुआ, माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन हुआ, यानी क्रोमोसोम्स जो है वो इतना डुप्लीकेट कर गया, डीएनए वगैरह क्रोमोसोम जो था डुप्लीकेशन हो गया, ताकि जब 2 सेल डिस्ट्रीब्यूट हो, न्यूक्लियस वगैरह डुप्लीकेट कर गया, ताकि जब सेल अलग अलग हो तो उनके पास अलग अलग अपना अपना न्यूक्लियस हो ना। वरना तो सेल डिवाइड करती तो एक सेल में न्यूक्लियस रह जाता और एक सेल खाली हो जाती, उसमें न्यूक्लियस ही नहीं रहता। तो बिना न्यूक्लियस की सेल भी पॉसिबल नहीं है, बिना न्यूक्लियस की सेल पॉसिबल नहीं होती। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे इसका डिवीज़न हुआ। ठीक है, इसका डिवीज़न हुआ क्रोमोसोम्स का, और इनका डिवीज़न हुआ जब एक पेरेंट डॉटर सेल थी उससे डिवाइड हुआ क्रोमोसोम, और 2 अलग अलग, जैसे हम यहाँ पे बना दें एक बार, ये सेल है, इसमें डीएनए है, क्रोमोसोम वगैरह है, तो इसका डिवीज़न हुआ, 2 सेल से बनी और दोनों सेल में इसका क्रोमोसोम चला गया। ठीक है, तो दोनों सेल में इसका क्रोमोसोम चला जाता है, जैसे क्रोमोसोम का डिवीज़न ही है, और दोनों सेल में क्रोमोसोम यहाँ पे चला जाएगा। तो सेल जो होती है यहाँ पे डिवाइड करती है 2 डॉटर सेल में, सेल डिवाइड करेगी 2 डॉटर सेल में, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म का सेपरेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस ना। तो इतना याद रखना है कि सेल डिवाइड होगी, एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगी, और साइटोप्लाज्म उनका अलग अलग हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। जब हम लोग एनिमल सेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में जो फरो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फरो होता है, और ये फरो जो होता है, ये गड्ढा, इस तरह का एक फरो बनता है, और फिर वो धीरे धीरे इनलार्ज होता जाता है फरो। कहीं पे बना हुआ ये प्रोसेस, प्रोसेस दिया नहीं है क्या, देखो यहाँ पे देखो प्रूफ बना, ये इस तरह से फरो बनता है, प्लांट सेल में प्लेट बनती है, यहाँ पे एनिमल सेल में फरो बनता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों साइड से कंस्ट्रिक्ट होगा बीच से। ठीक है, बीच से जो ये थोड़ा पतला होता जाएगा, कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा, दबता जाएगा, और धीरे 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 ये 2 न्यूक्लियस पहले जो थे, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस थे, अब ये अलग हो जाएंगे और 2 अलग अलग सेल बन जाएगी, एक ऊपर सेल बन गई और एक नीचे सेल बन गई, तो ये 2 सेल बन जाती हैं। ठीक है, बीच से डिवीज़न हो गया, दोनों में बीच से डिवीज़न हो गया, याद रहेगा। इसमें हुआ क्या कि एक सेल थी, उसका न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस से डिवाइड हुए, तो सेल में बीच से फरो बनता गया, यानी बीच में वो कंस्ट्रक्शन होता गया, और धीरे धीरे यहाँ पे 2 सेल बन गई। ठीक, द फरो ग्रेजुअली डिपेंस एंड अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2। तो फरो जो होता है डीप होता जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, और सेंटर में ज्वाइन करता जाता है। ठीक है, और इस तरह से सेल का साइटोप्लाज्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सेल का साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो फरो जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और सेंटर में मिलता जाएगा, और इसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से सेल भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होती है। ठीक है, प्लांट में सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से इस तरह का फरो बनने में प्रॉब्लम होती है। तो प्लांट में क्या होती है, सेल वॉल होती है जिसमें इस तरह से फरो बनने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या बनता है,
आउटग्रोथ बनती हैं। वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। वॉल फॉर्मेशन क्या होगा, सेल के सेंटर में, पहले तो पोजीशन याद रखनी, सेल के सेंटर में होता है और ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। ठीक है, इससे नई सेल वॉल बनेगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट द मिडल लेवल बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स। देखो पूरा यहाँ पे लिख रखा है कि क्या होगा अगर ये प्लांट सेल होती, अगर ये क्या होती, प्लांट सेल होती, यहाँ पे बना देते हैं। तो इस तरह से अगर प्लांट सेल जैसे है ना, प्लांट सेल में 2 न्यूक्लियस मान लो बन गया, प्लांट सेल में ऊपर भी एक न्यूक्लियस बन गया, नीचे भी एक न्यूक्लियस बन गया। अब सेल को भी तो डिवाइड होना है, तो सेल को डिवाइड होने तो क्या होगा, वहाँ पे बीच से इस तरह से, ठीक है, बीच में छोटा सा इस तरह से एक खांचा बन जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। ये मिडिल लैमेला से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा बन जाता है, ग्रोथ करता जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, तो ये पूरा इस तरह से सेल प्लेट इसको बोलते हैं। जब ये पूरा ग्रो कर जाएगा, ठीक है, दोनों ऐसे लेटरल वॉल से मिल जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल प्लेट। तो एक तरफ न्यूक्लियस हो गया, इधर एक तरफ न्यूक्लियस हो गया, और बीच में इस तरह से सेल प्लेट हो गई। यहाँ से सेल प्लेट से इसमें बीच में मिडिल लैमेला भी होगा, और ये सेल प्लेट जो होती है इसकी दोनों तरफ सेल वॉल बन जाती है। ठीक है, इसकी दोनों तरफ क्या बन जाती है, सेल वॉल। फिर ये सेल अलग हो जाती है यहाँ से, ठीक है, सेपरेट हो जाती है। तो इस तरह से डिवीज़न होता है प्लांट में। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जो है सबसे पहले क्या होगा कि सेल प्लेट, मिडिल में सेल प्लेट बनती है, और सेल प्लेट फिर वो धीरे धीरे लेटरल वॉल्स को छूने लगती है, यानी वहाँ तक इंक्रीज़ हो जाएगी ना। जैसे केक काटा जाता है तो बीच में ऐसे चाकू घुसाते हैं, और फिर धीरे धीरे चाकू उसको बीच में, ठीक है, बीच से काटते हैं ना केक को, धीरे धीरे फिर किनारे पे लाते हैं, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि बीच में इस तरह से कंस्ट्रक्शन बनी, और वहाँ से फिर धीरे धीरे क्या होगा, किनारे पे वो चीज़ जाके ज्वाइन करेगी, मिडिल लैमेला कह सकते हैं हम लोग, और उसके तरफ दोनों तरफ सेल वॉल बनती रहेंगी। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये दोनों सेल अलग हो जाएंगी। तो इस तरह से सेल प्लेट के थ्रू डिवीज़न देखने को मिलता है हमें प्लांट में। ठीक है, प्लांट सेल में क्यों ऐसा डिवीज़न देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल। और सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल जो होती है उसमें बाहर से कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, सेल वॉल में बाहर से कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत रिजिड होती है सर। ठीक है, प्लांट की सेल वॉल जो होती है बहुत रिजिड होती है, जिसकी वजह से उसमें बाहर से कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो उसके अंदर से देखने को मिलता है, एक्सटेंशन देखने को मिलता है सेल प्लेट का, और इस सेल प्लेट की वजह से एक प्लांट सेल 2 प्लांट सेल में डिवाइड हो जाती है। जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहेगा लेकिन सेल का डिवीजन नहीं होगा। तो अगर ऐसा होगा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठे होते जाएंगे, सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठे होते जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी ये भी सिचुएशन आ जाती है कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन तो होता है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता, यानी सेल का डिवीजन नहीं होता। तो इसकी वजह से इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंसाइशियम। ठीक है, सिंसाइशियम कंडीशन या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इसको बोलते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट या सिंसाइशियम कंडीशन। अब ये सिंसाइशियम कंडीशन क्या होती है, जैसे हमें देखने को मिलती है कोकोनट में, हम लोग देखते हैं उसमें लिक्विड भरा होता है। कोकोनट में क्या भरा होता है, लिक्विड ना, एक सॉलिड पार्ट भी होता है और लिक्विड पार्ट भी होता है। उसका जो पल्प होता है उसमें जो लिक्विड वाला पल्प होता है उसका ना, ये हम कह सकते हैं कोकोनट वाटर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोकोनट वाटर। तो वो क्या होता है सर में, सिंसाइशियम लिक्विड होता है। क्या होता है, सिंसाइशियम लिक्विड एंडोस्पर्म ना, एंडोस्पर्म होता है। और आपको अगर आप ये वीडियो देखना तो आप कमेंट करके बताइएगा कि एंडोस्पर्म जो होता है इसका रोल क्या है, एंडोस्पर्म क्या काम करता है। ठीक है, तो सिंसाइशियम लिक्विड और लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट में हमें देखने को मिलेगा। यानी कोकोनट के वाटर में क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहेगा, सेल का डिवीजन नहीं होगा, इसलिए वो थोड़ा लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक, तो इसमें कैरियोकाइनेसिस तो होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती, ये याद रखना है। सिंसाइशियम कंडीशन में कैरियोकाइनेसिस तो होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती। तो हमने अभी क्या देखा है यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस के बारे में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा। ठीक, साइटोकाइनेसिस हमने देखी, साइटोकाइनेसिस क्या होती है, तो सेल का डिवीजन जब होता है इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब सेल के डिवीजन क्या होगा, जब कैरियोकाइनेसिस हो चुकी होगी, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन जब हो चुका होगा तभी तो सेल का डिवीजन होगा। ठीक है, जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, 1 से 2 न्यूक्लियस बन गया, अब यहाँ पे सेल डिवाइड होगी। सेल डिवाइड के अलग अलग टाइप होते हैं क्योंकि अलग अलग तरह की सेल होती है, जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की हमको सेल देखने को मिलती है, इसलिए इनमें अलग अलग मैकेनिज्म भी होता है ना।
अलग अलग तरह की सेल होने की वजह से क्या होता है, अलग अलग मैकेनिज्म भी होता है। अब ये अलग अलग मैकेनिज्म क्या है कि प्लांट सेल अगर है, ठीक है, तो प्लांट सेल है तो उसमें क्या होगा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, यानी मिडल से, क्योंकि सेल वॉल का कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता, सेल वॉल पतली नहीं हो सकती, ठीक है, वो बीच से दब नहीं सकती, रिजिड होती है सेल वॉल, तो इसलिए उसमें बीच से क्या बनेगा, सेल प्लेट बनती है, मिडिल लैमेला जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और वो एक्सटेंड करता जाता है, किनारे की वॉल्स को छू लेता है, ठीक है, किनारे किनारे की वॉल को। जैसे हम लोग केक काटते हैं तो उसमें चाकू बीच में डालते हैं और फिर धीरे धीरे किनारे पे लाके उसको कट करते हैं पीस को, तो इसी तरह से इसमें भी होता है कि यहाँ पे बीच में सेल प्लेट बनेगी, फिर वो लेटरली एक्सटेंड होती रहेगी, यानी किनारे किनारे बढ़ती जाएगी, तो सेल प्लेट लेटरली एक्सटेंड हो गई और फिर ये सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है ना। और एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में फरो बनता है, ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल पे तो सेल वॉल है नहीं, अब सेल वॉल नहीं है तो ये रिजिड नहीं है, तो इस पर फरो बनेगा और ये जो सेल है ये बाहर के साइड से ऐसे बीच में कंस्ट्रिक्ट होती जाएगी, और जब बीच में कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी ये, तो इस तरह से सेल जो है, एक सेल ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई ना, बीच में यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हुई थी, ठीक है, और इससे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, इधर एक सेल और ये नीचे सेल बन गई, बीच से ये डिवाइड हो गई दो पार्ट में। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, और इतनी चीज़ें अगर क्लियर हुई हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, ठीक है, आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे इसमें अच्छा एक और चीज़ ये भी हमने देखी थी कि कोकोनट जो होता है, तो कोकोनट में क्या होता है, सेंसाइशियम टाइप का लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, जिसमें जो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे जिसमें न्यूक्लियस होते हैं, तो असल में ये सेंसाइशियम जो होता है, ये हम कह सकते हैं जो कोकोनट वाटर होता है, तो इसमें कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी न्यूक्लियस का डिवीज़न तो होता है लेकिन सेल डिवीज़न नहीं होता, ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है लेकिन सेल डिवीज़न नहीं होता, तो इसको हम लोग इसके लिए क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन या सेंसाइशियम कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, लेकिन सेल डिवाइड नहीं होगी, तो एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं ना, लिक्विड टाइप की अपीयरेंस रहती है, तो ये कोकोनट वाटर हमें इस तरह का देखने को मिलता है, ये भी याद रखना आपको। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, इतनी चीज़ें अगर क्लियर हैं, ठीक है, तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पे, और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की, कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या, ठीक है, माइटोसिस जो है वो किस तरह से यूज़फुल है ना। तो माइटोसिस जो होती है ये इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है, माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीज़न भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बताया था आपको इक्वेशनल डिवीज़न क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल बनेंगी, हैप्लॉयड सेल से ना, या हम लोग जनरली कह सकते हैं ये डिप्लॉयड सेल में ही देखने को मिलती है माइटोसिस, और डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल बनाती है। अब डिप्लॉयड का मतलब क्या हुआ, हम लोग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, हमारी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो हर एक सेल जब डिवाइड करेगी और दूसरी सेल बनाएगी तो उसमें भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे, इसी को बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन ना। तो ये डिप्लॉयड कंडीशन क्या हो गई, 2n, जिसको हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 2n ना, तो 2n 23 पेयर्स जो है क्रोमोसोम हम लोग के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, तो 23 का डबल 46 होता है, तो इस तरह से ये 2n के फॉर्म में हमारे अंदर क्रोमोसोम होते हैं। अब जब हम लोग की हर एक सेल डिवाइड करती है, माइटोसिस के थ्रू सेल डिवाइड करती है, और सेल से क्या बनता है 2n, इस तरह से 2n स्ट्रक्चर, हर एक सेल जो है वो दूसरी 2n सेल बनाती है, ठीक है। तो माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड करके, अभी हमने ऊपर माइटोसिस से देखा कि यहाँ पे एक सेल थी और देखो यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है ना, पहले एक पूरी सेल थी, उसमें धीरे धीरे डिवीज़न हुआ और दो न्यूक्लियस बने और फिर ये दो सेल बन गई, ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर सिंगल सेल थी ये भी 2n थी, ये जो सेल थी ये भी 2n थी, ठीक है, और इससे जो डिवीज़न के बाद जो सेल दो सेल बनी, तो ये सब ये दोनों भी 2n है ना, वो पेरेंट्स थी, ये डॉटर सेल है, लेकिन ये भी क्या है 2n है, तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है, ये भी 2n दोनों बनी है सेल ना, और ऊपर इसकी पेरेंट सेल जो थी तो ये भी क्या थी 2n थी। तो ये होता है माइटोसिस में कि इक्वेशनल डिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, जितने पेरेंट में क्रोमोसोम होंगे उतने ही क्रोमोसोम डॉटर में भी रहेंगे, ऑफस्प्रिंग में भी रहेंगे, ठीक है, उनके संतानों में भी उतने ही क्रोमोसोम होंगे। या हमारी बॉडी में एक सेल में जितने क्रोमोसोम है, दूसरी सेल जब वो डिवाइड करेगी और दूसरी सेल बनेगी तो उसमें भी उतने ही क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, यानी सेम चीज़ें रहती हैं, सेम क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। कुछ लोअर प्लांट जो होते हैं, ठीक है, या सोशल इंसेक्ट होते हैं, वो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ठीक है, इनमें भी माइटोसिस देखने को मिलेगा। कभी कभी माइटोसिस जो है वो हैप्लॉइड सेल्स में भी देखने को मिलता है, जैसे ड्रोन्स वगैरह की सेल्स हो गई तो उनमें माइटोसिस हो रहा है, क्योंकि वो हैप्लॉइड होते हैं, उनकी बॉडी में भी तो माइटोसिस होगा ना। रिपेयर और रिजनरेशन बॉडी में चलता रहता है, नई नई सेल्स जो है बनती रहती हैं, तो बॉडी में माइटोसिस तो होता ही रहता है। अब ड्रोन होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ड्रोन कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है, यानी उसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो अब उनमें भी तो क्या होगा, सेल डिवीज़न होगा और नई नई सेल्स बनेगी, तो वो सारी हैप्लॉइड ही बनती हैं, ठीक है।
इसी तरह से लोअर प्लांट जो हैप्लॉइड प्लांट होते हैं उनमें जब सेल डिवीजन होता है तो वो भी हैप्लॉइड सेल्स ही बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या दिया हुआ, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है किसकी वजह से होती है, माइटोसिस की वजह से। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसकी ग्रोथ जो होती है कैसे होती है, माइटोसिस से होती है ना। तो जैसे हम लोग हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब जैसे ह्यूमन है या कोई एनिमल है, ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा मल्टी सेलुलर है तो उसकी ग्रोथ ज़्यादातर माइटोसिस से देखने को मिलती है। ठीक, यानी उसके लंबाई बढ़ेगी या उसका जो है डेवलपमेंट होगा, ठीक है, चाइल्ड से वो बड़ा होगा ना, अडल्ट बनेगा, तो इस तरह की भी जो ग्रोथ है ये भी माइटोसिस से होती है। और सेल ग्रोथ जो है ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो दोनों के रेशियो पे डिपेंड करती है सेल ग्रोथ ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो की ना। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। तो सेल इसलिए डिवाइड करती है ताकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो मेंटेन हो सके ना। अगर हम लोग समझे तो सेल डिवाइड क्यों कर रही है, माइटोसिस क्यों कर रही है, ताकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो मेंटेन रह सके। देखो सेल है तो उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे सेल में न्यूक्लियस तो सेम रहेगा, हो सकता है साइटोप्लाज्म बहुत बढ़ जाए क्योंकि साइटोप्लाज्म लगातार उसके बनता ही रहता है, तो साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा हो जाए। और साथ में डीएनए वगैरह भी जो है उसमें भी रेप्लिकेशन वगैरह होता रहता है। ठीक है, तो उसका भी अमाउंट चेंज होता रहता है। तो साइटोप्लाज्म और डीएनए वगैरह का अमाउंट वेरिएबल है, तो इस वजह से क्या होता है सेल में बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता रहता है ना। तो एक डिसबैलेंस हो सकता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो में। ठीक है, तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे डिवीज़न होता है और अलग अलग सेल बन जाती हैं, जिससे कि अलग अलग सेल में अलग अलग साइटोप्लाज्म और अलग अलग न्यूक्लियस डिवाइड होकर चला जाता है। अब जैसे एक बाल्टी पानी है और उस बाल्टी में क्या है, एकदम पानी ओवरलोडेड है बिल्कुल ना, बाल्टी को हिलाने में दिक्कत हो रही है, तो अब आप क्या करेंगे, उसको दो इक्वल दूसरी बाल्टी में भी थोड़ा सा पानी डाल देंगे। एक बाल्टी में पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, तो उसका क्या, बाल्टी को हिलाने में अगर दिक्कत हो रही है उसको, बकेट को, तो आप क्या करेंगे, उस बकेट से पानी दूसरी बकेट में डाल देंगे, तो उससे वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से सेल भी कर रही है। सेल अपने डीएनए या साइटोप्लाज्म जो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, डीएनए हो गया, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग उसकी जब हो जाएगी तो क्या करेगी, सेल डिवाइड करेगी और अपना साइटोप्लाज्म और डीएनए वगैरह न्यूक्लियस वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी दोनों सेल में। ठीक है, तो सेल डिवाइड होती है और वो अपना न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म दोनों सेल में क्या कर देती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसके अलावा माइटोसिस हमें सेल रिपेयर में भी दे, ये सब सिग्निफिकेंस है माइटोसिस की, माइटोसिस कहाँ कहाँ काम आ रहा है। ठीक है, तो माइटोसिस एक तो डिप्लॉइडी को मेंटेन करने में भी काम आ रहा है, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन के थ्रू, और सेल डिवीजन में काम आ रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में काम आ रहा है माइटोसिस ना, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन करने में काम आ रहा है। ठीक है, जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में भी काम आ रहा है, और सेल रिपेयर में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो सेल रिपेयर में भी हेल्प करता है माइटोसिस, यानी इंजरी वगैरह हो जाती है कहीं, अगर किसी बॉडी पार्ट में इंजरी वगैरह हो जाए, एपिडर्मिस में या गट की लाइनिंग में, ब्लड सेल्स में, ठीक है, ब्लड सेल्स, खून की कमी हो जाए ना, तो ये सब किसी भी तरह की इंजरी हो गई, कहीं पे चोट लग गई वहाँ पे ना, स्किन वगैरह कट पड़ गई, ठीक है, तो वापस से वो क्या होती है, रीजनरेट हो जाती है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि स्किन क्या होती है, फिर से रिकवर हो जाती है। अगर मान लो कभी स्किन जो है कट गई या कहीं स्किन वगैरह में जो है कट लग गया, या खून की कमी हो गई, खून बहुत ज़्यादा, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, खून की कमी लोगों को हो जाती है। ठीक है, गट वगैरह में, गट की लाइनिंग में इरिटेशन हो जाती है, तो वहाँ पे अंदर अंदर ही अंदर जो है उसमें कुछ इंजरी वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो इन सबको हील करने का काम, रिपेयर करने का काम कैसे होता है, ये जितना भी रिपेयर का काम है, सेल रिपेयर, तो ये माइटोसिस से ही होता है। ठीक है, माइटोसिस जो होती है लॉस्ट सेल को नई सेल बनाती है। माइटोसिस से क्या होती है, एक सेल जो है वो नई सेल बनाएगी, तो सेल सेल के डिवीजन से क्या होगा कि जो लॉस्ट सेल, जितनी सेल जो खत्म हो गई थी, डैमेज हो गई थी या डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उनकी जगह नई सेल ले लेती हैं, तो इस तरह से बॉडी की रिकवरी भी हो जाती है। ठीक है, तो माइटोसिस जो है सेल रिपेयर में भी काम आता है। और माइटोटिक डिवीजन जो होता है मेस्टमेटिक टिश्यूज में भी देखने को मिलता है, एपिकल, लेटरल और कैम्बियम। हमने प्लांट पढ़े थे, प्लांट टिश्यूज, ठीक है, प्लांट टिश्यूज हमने पढ़े थे, एपिकल होते हैं, लेटरल होते हैं, ठीक है, इंटरकैलरी होते हैं, तो बहुत सारे मेस्टमेटिक टिश्यूज हमने देखे थे। तो उनमें भी जो होता है ये माइटोटिस डिवीजन होता है, जिसकी वजह से प्लांट की कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है थ्रू आउट देयर होल लाइफ ना। तो प्लांट्स में तो हमेशा माइटोसिस होता रहता है, जिसकी वजह से प्लांट पूरी लाइफ ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक है, वो लगातार, कोई प्लांट है तो टॉल होते ही आता है ना, उसमें ग्रोथ अगर वो
विड्थ उसकी बढ़ रही है तो बढ़ती जाएगी, उसकी पूरी लाइफ जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्लांट्स में जो पूरी लाइफ जो ग्रोथ होती है उनकी, तो ये माइटोटिक डिवीज़न की वजह से होती है। ठीक, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, और इतनी चीज़ें अगर क्लियर हुई हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा कि हाँ हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हम पढ़ रहे हैं, और सिग्निफिकेंस माइटोसिस के सिग्निफिकेंस में हमने क्या देखा कि माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, डिप्लॉयड सेल। ठीक है, सेल को जो है डिप्लॉयडी लेवल को आप कह सकते हैं क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है ना। कभी कभी हैप्लॉइड में भी माइटोसिस देखने को मिलेगा, और माइटोसिस से ही क्या होती है, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। माइटोसिस से ही उसके जो भी सेल डैमेज हुई थी, टिश्यू डैमेज हुआ था, तो उसकी रिकवरी भी हो जाती है, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो भी सेल के अंदर मेंटेन रहता है। ठीक है, तो माइटोसिस की वजह से हम कह सकते हैं सेल डिवीजन की वजह से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो भी मेंटेन रहता है, और प्लांट में जो है ग्रोथ जो होती है वो भी माइटोसिस से ही होती है ना। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मियोसिस की, मियोसिस किस तरह से होता है। ठीक है, और मियोसिस क्या होता है तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे ना। माइटोसिस हमने देखा जिसको इक्वेशनल डिवीजन बोला था। अब एक और तरह का डिवीजन होता है जिसको हम लोग मियोसिस बोलते हैं। तो ये एक और दूसरा टाइप है डिवीजन का, सेल साइकिल या सेल डिवीजन का, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मियोसिस बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये मियोसिस जो होता है, बाकी अदर सेल जैसे बॉडी है, तो बॉडी में दो तरह की सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या किसी अदर एनिमल के बॉडी ले, तो इसमें भी दो तरह की सेल्स होती हैं। एक होती हैं सोमैटिक सेल्स, ठीक है, एक होती हैं सोमैटिक सेल ना, और दूसरी होती है जर्म सेल्स। तो ये दो तरह की सेल्स होती हैं बॉडी में, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स ना। जर्म सेल्स वो कीड़े वाला जर्म नहीं, ठीक है, ये गैमेट प्रोडक्शन वाला जर्म, ठीक है, जिसको बोलते हैं। तो सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल ना, दो तरह की सेल हमारी बॉडी में। अब सोमैटिक सेल जो होती है, सोमैटिक सेल जो होती है ये हमारी स्किन में हो सकती है, ठीक है, हमारे हैंड में, हाथ पैर, ठीक है, हर जगह सोमैटिक सेल जनरली देखने को मिलती है। और इसमें डिवीज़न होता है तो बॉडी ग्रोथ होती है ना। तो इसमें जो डिवीज़न है सोमैटिक सेल में, कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोटिक डिवीज़न। ठीक है, माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस होता है या माइटोटिक डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से सोमैटिक सेल में ग्रोथ देखने को मिलती है और बॉडी में भी ग्रोथ होती है ना। तो इंसान जो है जब छोटा रहता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, तो उसमें माइटोसिस चलता रहता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है ना। तो ये सब कहाँ पे हो रहा है, माइटोसिस उसकी सोमैटिक सेल्स में हो रहा है, हाथ पैर, ठीक है, और उसकी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ सोमैटिक सेल्स हैं उसमें डिवीज़न हो रहा है, जिसकी वजह से वो बॉडी उसकी बढ़ रही है। दूसरी होती है जर्म सेल्स ना। जर्म सेल्स जो है ये कहाँ पाई जाती हैं, ये गोनेट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, गोनेट्स जैसे हो गया ओवरी हो गया या टेस्टिस हो गया, ठीक है, फीमेल में ओवरी में और मेल में टेस्टिस में। तो ये जर्म सेल्स जो हैं ये क्या बनाती हैं, ये स्पर्म बनाती हैं, गैमेट बनाती हैं ना, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है जब वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, फिर वो रिप्रोडक्शन करता है अपने जैसे, और जो है रिप्रोडक्शन करेगा और अपने जैसे और ऑफस्प्रिंग बनाएगा और इंडिविजुअल बनाएगा। ठीक है, तो उनकी जर्म सेल्स में हमको मियोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें दोनों मियोसिस और माइटोसिस दोनों क्या डिवीज़न ही होता है, माइटोसिस हो या मियोसिस दोनों ही क्या होता है, डिवीज़न होता है। लेकिन मियोसिस जो होता है किसमें होता है, जर्म सेल्स में। मियोसिस कहाँ पे होता है, जर्म सेल्स में होता है। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं जर्म सेल्स में मियोसिस किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया मियोसिस हो कहाँ पे रहा है, मियोसिस और कब हो रहा है। ठीक है, जब कोई एनिमल या ह्यूमन है तो जब वो क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो उसमें मियोसिस देखने को मिलेगा। और मियोसिस जो होता है ये जर्म सेल्स में होता है, ओवरी या टेस्टिस में होता है। और मियोसिस में होता क्या है, मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनती है, इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं। ठीक है, रिडक्शनल डिवीज़न। ठीक है, तो ये रिडक्शन डिवीज़न होता है और इसमें एक सेल से चार सेल बनती है, एक सेल से चार सेल बनती हैं। ठीक है, तो जब एक सेल से चार सेल बनेगी तो क्या होगा, जैसे दो क्रोमोसोम थे तो वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और दो हैप्लॉइड अलग अलग गैमेट में हैप्लॉइड सेट आ जाएगा क्रोमोसोम का। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 2n क्रोमोसोम है पेरेंट में, या हम कह सकते हैं 2n क्रोमोसोम है गोनैड में जो सेल्स है उसमें 2n क्रोमोसोम जैसे हैं। या हमारी बॉडी में सोमैटिक सेल्स में भी तो 2n क्रोमोसोम होते हैं, तो ये डिवाइड होंगे और ये किस में डिवाइड होंगे, क्या बना लेंगे, ये डिवाइड होके हैप्लॉइड गैमेट बना लेते हैं। गोनैड में टेस्टिस बन जाएगा तो ये हैप्लॉइड गैमेट बन गया, जिसमें nn क्रोमोसोम है। ठीक है, तो डिवाइड होके सिंगल क्रोमोसोम दोनों में आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारे जो टेस्टिस होता है या ओवरी होती है, तो उसमें जो गैमेट बनते हैं इसी तरह से बनते हैं मियोसिस की वजह से। कैसे बनते हैं, मियोसिस से। और मियोसिस होता कैसे है मियोसिस, तो मियोसिस जो होता है ये, अब इसके बारे में लोग समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे चार सेल बनती हैं, एक सेल से चार सेल बनती हैं,
ये आप लोग याद रखना, ठीक है। दो बार दो स्टेजेस इसमें होती है, एक होता है माइटोसिस 1 मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो स्टेजेस होती हैं। तो मियोसिस 1 में मियोटिक डिवीजन होता है, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड क्रोमोसोम बन जाएंगे। अगर 46 क्रोमोसोम है इसमें गोनाइड्स की जो स्पर्मेटोसाइट सेल है या oocyte सेल है, ठीक है, oogonia सेल है या स्पर्मेटोगोनिया सेल, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया या oogonia सेल है, तो इसमें डिप्लॉइड अगर क्रोमोसोम होते हैं तो इनकी जो सेल बनती हैं उसमें गैमेट बनते हैं स्पर्मियाइड, उसमें हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेट आ जाते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो अगर 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, सेल में, तो उनके जब गैमेट बनेंगे तो उसमें 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे, हाफ जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो 2n क्रोमोसोम है तो यहाँ पे n क्रोमोसोम आ जाएंगे, हाफ हो जाएगा, 2 हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, n दोनों में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 4 बन रहे हैं तो इस तरह से 4 गैमेट में n आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग एक मिनट बस, क्या काम हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं मियोसिस के बारे में, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि मियोसिस किस तरह से होता है, ठीक है। अभी हम लोग इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं जल्दी से कि मियोसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ऑस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है सेक्सुअली प्रोडक्शन से, ठीक है, और गैमेट्स वगैरह बनते हैं, और इसमें हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम का था, जो बातें अभी आपको बताई वही यहाँ पे लिखी हुई है ना, कि ऑस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इसमें क्या होता है, 2 गैमेट होंगे, ठीक है, 2 गैमेट होते हैं, दोनों में हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और ये गैमेट किससे बने होते हैं, डिप्लॉइड सेल से, ठीक है। स्पर्म और ओवा जब मिलेंगे तो जाइगोट बनाएंगे, फिर से डिप्लॉइड बना देंगे, ठीक है, जाइगोट। लेकिन ये जो गैमेट है हैप्लॉइड स्पर्म और ओवा है, ठीक है, ये बने किससे, तो ये भी डिप्लॉइड सेल से ही बने थे ना, जिनको हम लोग बोल रहे हैं oogonia या स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये डिप्लॉइड सेल्स होती हैं जो स्पर्म और ओवा बनाती हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रेड्यूस होते हैं, हाफ हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं तो हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाती है, ठीक है, और इसको हम लोग मियोसिस बोलेंगे, ठीक है। हैप्लॉइड फेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये भी याद रखना कि मियोसिस से हैप्लॉइड फेज आता है और फर्टिलाइजेशन से रिस्टोर हो जाता है डिप्लॉइड फेज ना। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की सिग्निफिकेंस भी दे रखी है। मियोसिस में क्या होगा, इससे हैप्लॉइड फेज आ जाएगा, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड फेज वापस से रिस्टोर हो जाता है ना। मियोसिस से यही तो हो रहा है, डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड बन रही है, 2n से n बन रही है, 46 से 23 क्रोमोसोम हो जा रहे हैं जब स्पर्म या ओवा बन रहा है। और जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओवा और स्पर्म मान लो मिले, ठीक है, तो क्या बना देंगे फर्टिलाइजेशन से, फिर से वो डिप्लॉइड यानी 46 क्रोमोसोम बना देंगे। तो प्लांट्स और एनिमल्स में ये चीज़ देखने को मिलेगी, मियोसिस और हैप्लॉइड गैमेट यहाँ पे बनेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, प्लांट्स में भी ये होता है, एनिमल्स का ऐसा नहीं खाली एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में भी मियोसिस देखने को मिलेगा, उसके गैमेट भी जो बनेंगे वो मियोसिस से ही बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें प्लांट में भी देखने को मिलती है। और फिर इसकी स्टेजेस दी हुई हैं, तो इसकी स्टेजेस एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मियोसिस में 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होती हैं, ठीक है, 2 सीक्वेंशियल साइकिल होती हैं एक के बाद एक, ठीक है। और ये यानी 2 स्टेजेस हम इसको बोल सकते हैं कि मियोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं, जिसमें न्यूक्लियर और सेल डिवीजन होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। और इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ना, ये दोनों स्टेजेस होती हैं। अच्छा, इतना अभी तक जो अभी आपको बताया ये चीज़ समझ में आ रही है तो कमेंट करके यस जरूर लिखेगा कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। कमेंट में एक बार यस लिख दिया कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा को वीडियो शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक, ये 2 स्टेजेस होती हैं, और सिंगल सेल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ना, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होगा, ठीक है, यानी इंटरफेज वाली चीज़ वो तो एक बार होगी, ठीक है। और यहाँ पे एम फेज में 2 स्टेजेस आएंगी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 आती हैं, ठीक है। जबकि मेटाफेज में देखा था वहाँ पे सिंगल एम फेज में सिंगल स्टेज की मेटाफेज था सिर्फ, ठीक है, उसमें प्रोफेज मेटाफेज सॉरी, जो हमने माइटोसिस देखा था, माइटोसिस जब देखा था तो उसमें प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज इस तरह से था। लेकिन मियोसिस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है, ठीक है, और इस मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में फिर अलग अलग स्टेजेस हैं, तो एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। मियोसिस का प्रोसेस जो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, ठीक है, तो तभी स्पर्म या ओवा बनते हैं। मियोसिस 1 जो होता है ये पेरेंटल क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है, और इसमें आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगे, ठीक है। तो एस फेज पे जो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है,
वो इससे बनते हैं मियोसिस 1 से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। मियोसिस 1 जब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो रहे थे और आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड बना रहे थे एस फेज में, ठीक है, तब ये स्टार्ट होता है मियोसिस 1 ना, यानी पहले ही सिस्टर क्रोमैटिड वगैरह बन चुके होंगे, फिर मियोसिस 1 स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मियोसिस में क्या क्या होता है। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है ना, यानी एक जैसे क्रोमोसोम जो है वो पेयरिंग कर लेंगे और क्या बना लेंगे, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, तो उसमें रिकॉम्बिनेशन भी देखने को मिल सकता है। मियोसिस 2 के एंड पे 4 सिस्टर हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, मियोसिस 2 के एंड पे क्या होती हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। ये ओवरव्यू दिया वो पूरा मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को बहुत शॉर्ट में समझा दिया गया, ठीक है, कि ये स्टार्ट कब हो रहा है, एस फेज के बाद जब सिस्टर क्रोमैटिड वगैरह बन गए थे तब मियोसिस 1 स्टार्ट हो रहा है। और इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, इनकी पेयरिंग होगी और रिकॉम्बिनेशन होगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में, यानी एक ही क्रोमैटिड के बीच में नहीं होगा, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम के 2 आर्म्स के बीच में नहीं होगा, अलग अलग क्रोमोसोम्स की 2 आर्म्स के बीच में होगा रिकॉम्बिनेशन। इस चीज़ को और बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे बाद में, ठीक है, जब हम इसके बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे। और इसमें 4 मियोसिस 2 के एंड में 4 सेल्स बनती, माइटोसिस में 2 सेल्स बन रही थी, मियोसिस में 4 सेल बनती है, ये आपको याद रखना है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये स्टेजेस इसकी दी हैं। मियोसिस 1 प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, इस तरह से इसमें स्टेजेस होती हैं, ठीक है। यानी मियोसिस 1 में सारी स्टेजेस में हम लोग जो भी मेटाफेज में जो स्टेजेस पड़े तो उसमें 1 लगा देंगे, और मियोसिस 2 में मेटाफेज में जो स्टेजेस पड़े तो उसके आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की स्टेज बन जाती है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि मियोसिस 1, मियोसिस 2 ये सब कैसे होता है, ठीक है, यानी मियोसिस के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। और आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो इससे आपको नीट की अपडेट भी टाइम पे मिलती रहेगी। और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर हम आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ वहाँ पर आपको हर चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।